यहाँ सब ठीक चल रहा है, ईश्वर की कृपा से तुम सदा परमानंद में रहो। श्री युक्तेश्वर गिरी। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। अपने नए देश के प्रत्येक हिस्से में और सैकड़ों क्लबों, कॉलेजों, गिरजाघरों और प्रत्येक प्रकार के श्रोत्री वंदों के सामने मैंने व्याख्यान दिए। 1920 से 30 के दशक में सहस्त्र सहस्त्र अमेरिकी लोगों ने मेरे योग की कक्षाओं में शिक्षा ली। उन सभी को मैंने प्रार्थनाओं और आत्मा के विचारों की एक नई पुस्तक विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी समर्पित की थी, जिसकी प्रस्तावना प्रसिद्ध गायिका मैडम एमिलीटा गुलिकुर्ची ने लिखी थी। तो ये बता रहे हैं कि जब उन्हें भेज दिया गया उस विदेश में, उस ऐसे लैंड में जहां उनका पीछे सारा वो हर्मिटेज छूट गया, उनका आश्रम छूट गया, उनकी बोली तक बदल गई। उन्होंने शिप के दौरान ये देखा कि अचानक उन्हें एक फोरम एड्रेस करने को बोली गई और उन्हें इंग्लिश बोलनी थी। ऐसा भगवान का उन्होंने ध्यान किया, महाअवतार बाबा जी का, कि अचानक से ना जानते हुए भी इंग्लिश मुंह से टपक रही थी और 45 मिनट तक वो बोलते रहे। और उसके बाद उनका एक थोड़ा सा हेजिटेशन खुल गया कि प्रभु मेरे साथ हैं, हमेशा रहेंगे तो आगे भी, क्योंकि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहां मुझे बहुत सारे लेक्चर्स और सेशंस देने हैं, तो होपफुली वो भी अच्छे ही जाएंगे। तब उनको बेस्ट ऑफ लक कह के युक्तेश्वर गिरी जी ने एक पत्र भी लिखा। लेकिन उसके आगे वो बता रहे हैं कि फिर ऐसा ही हुआ, उन्होंने बहुत सारे गिरजाघरों, कॉलेजेस, मतलब उन्होंने चर्चेज में भी लेक्चर दिए, कॉलेजेस में, क्लब्स में, हर तरह के वर्ग के लोगों को भी लेक्चर्स दिए। उन लेक्चर्स के दौरान उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी। इस बुक में प्रेयर्स थी और प्रेयर्स के थॉट थे, मतलब बेसिकली। तो उन्होंने प्रार्थनाओं की और आत्मा की चर्चा जहां हो रही है, उस तरह की किताब लिखी कि मानो कि इटर्निटी से, मतलब कहीं यूनिवर्स से, कहीं ब्रह्मांड से कुछ फुसफुसाती हुई आवाजें आ रही हैं, उन प्रेयर्स के समान। और उसका जो फॉरवर्ड कहते हैं या प्रिफेस कहते हैं, जो किताब से पहले लिखा जाता है, किसी के द्वारा लिखाया जाता है, वो भी उनके लिए किसी प्रसिद्ध महिला ने लिखा, कोई आम इंसान ने नहीं। वहां की जो प्रसिद्ध गायिका थी, उन्होंने उस चीज की, उनकी किताब का प्रीफेस लिखा, जिससे कि ऑब्वियसली उन्हें प्रचार में हेल्प हुई होगी, क्योंकि वो वेस्टर्न वर्ल्ड में नए थे। अभी दुनिया जानती नहीं थी जितना अभी जानती है। ये 1920 और 30 के दशक की हम बात कर रहे हैं, जब उनको ये बीड़ा संभालना था कि हाँ मैं वहां जाके एक परचम लहराऊं, कुछ करूं। तब ये बहुत फायदा करता है कि एक वहां का नोन बंदा उनके बारे में कोई रेकमेंडेशन भी अगर देता है। तो उनकी किताब का प्रीफेस इन्होंने लिखा। आगे लिखा है, कभी कभी साधारणतया महीने की पहली तारीख को, जब सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मुख्यालय माउंट वॉशिंगटन सेंटर को चलाने के लिए किए गए खर्चों के बिलों का भरमार लग जाती थी, भारत की सादगी भरी शांति की याद सताती थी। तो अमेरिका में एवरी फर्स्ट उनको पता है बिल्स इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पेमेंट करो, वहां पेमेंट करो, इसकी देनी है, उसकी मेंटेनेंस। अब उन्होंने वाईएसएस, वहां एसआरएफ फाउंडेशन जब चलाया, तो उनको वहां की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे निकालने थे, एवरी टाइम वो देखते थे पहली तारीख वो तारीख होती थी जब ये खर्चों का, बिलों का जमावड़ा लग जाता था, भरमार लग जाती थी। तब याद आता था भारत कितना सादगी से जी रहा है, शांति से जी रहा है, क्योंकि तब वो आश्रम में जीते थे। वहां भेड़ चाल नहीं, दौड़ भज नहीं, इतने खर्चे भी शायद नहीं होंगे, क्योंकि वो मिनिमलिस्टिक जीवन जी रहे थे। कम पहनना, मिनिमम खाना, सादगी का खाना, कोई ऐसे बड़े पिज्जा बर्गर के खर्चे नहीं। तो कोई बिजली, एसी, पानी, मतलब गीजरों के ऐसे वो कोई खर्चे नहीं। उन्होंने एक संत वाला जीवन व्यतीत करना था, तो उन्होंने ऐसे खर्चे देखे भी नहीं थे जितने उनको यहाँ दिख रहा था। कैसे पहली तारीख को सब खर्चों का बिल आ जाता है। और इंडिया की याद सताती थी, इंडिया की शांति की याद सताती थी। परंतु दिन प्रतिदिन पूर्व और पश्चिम के बीच सद्भावना वृद्धिगत होती दिखाई देती, उससे मेरी आत्मा को हर्ष होता। उन्हें ये रियलाइज हो रहा था कि कैसे ईस्ट और वेस्ट ब्रिज किया जा रहा है, कैसे कहीं ना कहीं एक उनको दिख रहा है कि मैं इस तरह से देख पा रहा हूँ कि देर इज एन अंडरस्टैंडिंग। लोग इंजॉय कर रहे हैं दोनों गुटों का, मतलब जो ईस्टर्न वर्ल्ड था और वेस्टर्न वर्ल्ड था, एक ही चीज मैं वहां बोलता था, एक ही चीज मैं यहाँ बोल रहा हूँ। लोग उसको बड़े ही अच्छे ढंग से एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग थी, जो सद्भावना थी, उसमें वृद्धि होती दिखाई दी।
वो वृद्धिगत तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया उन्हें। और उससे मेरी आत्मा को हर्ष होता था, उनको एक्चुअली सोल लेवल की तृप्ति होती थी। क्योंकि ये वही माउंट वॉशिंगटन सेंटर था जो उन्हें कश्मीर में बैठे मेडिटेशन करते हुए उनके विजन में दिखा था, थर्ड आई पे। उनको उस समय का विजन यहाँ पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो कितना सोलफुल एक्सपीरियंस लगता है जब आपका वो उद्देश्य पूरा होता है, पर्पस पूरा होता है। तो उनको, हालांकि बिलो की बात उन्होंने की, लेकिन उनको एट द एंड ऑफ द डे लगता था कि वाकई में ही यहाँ सब कुछ एक ब्रिज सा बन गया है पूर्व और पश्चिम के बीच में। और अपने देश के राष्ट्रपिता जॉर्ज वॉशिंगटन ने, जिन्हें अनेक अवसरों पर ऐसा अनुभव हुआ कि उन्हें ईश्वरीय मार्गदर्शन मिल रहा था, उन्होंने अपने फेयरवेल एड्रेस में अमेरिका को आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाले ये शब्द कहे थे। तो यहाँ उनकी बात हो रही है कि उन्होंने आध्यात्मिक शब्द कौन से बोले। उन्होंने बोला, ये उनके वर्ड्स कोट्स में दिए गए हैं: स्वतंत्र, सुरक्षित एवं निकट भविष्य में ही एक महान राष्ट्र के रूप में परिणत होने वाले इस देश की जनता के यह अनुरूप होगा कि वह समस्त मानव जाति के लिए सदा उच्च न्याय एवं लोक हितैषी वृत्ति से परिचालित मानवों के रूप में एक अभि अभिनव उदाहरण प्रस्तुत करे। मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं एक तो इस लैंड को फ्री देखता हूँ, सेफ देखता हूँ, एक ऐसा भविष्य देख रहा हूँ एक महान राष्ट्र का, जिसमें यहाँ पे जो लोग एक्सपर्ट होंगे, परिणत होंगे, वो इस तरह की जनता होगी जिन्हें इस देश से जो बेस्ट मिल रहा है मानव जाति के कल्याण के लिए, उसे चलाने के लिए, उसे यूज करने के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए, उन्हें उसके उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। इस प्रकार की योजना का दृढ़ता से अनुसरण करने से कुछ तात्कालिक क्षति हो सकती है, परंतु इसमें किसे संदेह हो सकता है कि कि इस योजना के फलस्वरूप कालांतर में उस क्षति की तुलना में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। मतलब ये ऐसी योजना थी, ये ऐसा काम वो कर रहे थे जिसमें उनको पता था कि जितना नुकसान नहीं होना ना, उससे बहुत ज्यादा फायदा ही होना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कालांतर में। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, कालांतर में मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसमें फायदा ही फायदा छुपा है। और ऐसे फायदे का किसी को डाउट नहीं था, सबको पता था कि ये अगर हम डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे, दृढ़ता से इस चीज का अनुसरण करेंगे, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म हम कोई तकलीफ देखें, हम शायद स्ट्रगल देखें इस चीज को एस्टेब्लिश करने में, ये पूरा एसआरएफ फाउंडेशन को स्टार्ट करके चलाना, एक लेवल तक ले जाना। हो सकता है शुरू में दिक्कत आए, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इसमें ज्यादा लाभ है। इस लाभ पे किसी को कोई डाउट नहीं था, किसी को कोई संदेह नहीं था। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ईश्वर किसी राष्ट्र के उत्तम गुणों को चिरस्थायी सुख सौभाग्य से ना जोड़े? यानी कि ऐसा कहाँ कोई सोच सकता है? कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं होगा जहां पे राष्ट्र की उन्नति के साथ साथ आप ऐसे गुण और ऐसे विचार राष्ट्र के फाउंडेशन में ना डाले जो कि उन उस राष्ट्र के लोगों के सुख समृद्धि के लिए फाउंडेशन है, और चिरस्थायी है, मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ऐसी चीजें वो चाहेंगे कि उनके लोगों के कैरेक्टर में डले, तो वो उनका साथ देने को मतलब तत्पर होंगे। यानी कि वो यहाँ ये बता रहे हैं कि कहीं भी उन्हें ये डाउट नहीं था कि गवर्नमेंट कहीं आड़े आएगी, गवर्नमेंट भी इनका साथ देगी, क्योंकि अपने देश के उत्तम भविष्य में जहां उनके लोगों की एक पर्सनैलिटी बन रही है, उनका कैरेक्टर बन रहा है, जो लोग वाईएसएस या एसआरएफ से जुड़ेंगे वो कैरेक्टर लेवल पे, कोर लेवल पे कुछ सीख के बदले हुए और अच्छे भविष्य की कल्पना करते हुए बड़े होंगे, तो वो अमेरिका का भविष्य भी अच्छा रखेंगे, उस राष्ट्र के उत्तम गुणों को लोगों के सामने लाएंगे, सुख को जिएंगे। तो ऐसे राष्ट्र की कल्पना तो सभी करते हैं। तो ऐसा उन्होंने उस एड्रेस में बोला, जो उन्होंने एड्रेस किया उस फोरम को, उस जगह को। तो ऐसा उन्होंने वहां पे बोला कि मुझे पूरी उम्मीद है कि दिस इज ओनली गोइंग टू हेल्प अस। कहीं पे भी किसी की तरफ से उन्हें ये नहीं आ रहा था, जिसे कहते हैं ना कि रिटेलिएशन नहीं आ रही थी उन्हें, कोई
रुकावट नहीं आ रही थी, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही थी कि वहां के लोग उनका साथ ना दे रहे हो, उन्हें मिल रहा था सपोर्ट। हालांकि ये बड़े बड़े लोग जब उनके लिए प्रीफेस लिख रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं और अमेरिका की राष्ट्र हित से जोड़ रहे हैं इनके काम को, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप करो यहाँ काम, हम आपके साथ हैं। ऐसा उनके लिए भाव था। उन्होंने आगे लिखा कि अपने भविष्य में तुम नर नारियों की अपनी अधिक सियानी, अधिक संख्य संतानों में तुम नैतिक आध्यात्मिक बल से युक्त अपने महापुरुषों में तुम, ये पोयम है जो उन्होंने बोली है, कि अपने भविष्य में तुम नर नारियों की अपनी अधिक सयानी, अधिक संख्य सनातनों में तुम, नैतिक आध्यात्मिक बल से युक्त अपने महापुरुषों में तुम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में अपनी नैतिक संपदा और सभ्यता में तुम, जिसके बिना बड़ा से बड़ा गौरव प्राप्त करने वाली तुम्हारी भौतिक सभ्यता अर्थहीन ही रहेगी। ऐसी भौतिक सभ्यता, मटेरियलिस्टिक लाइफ बिल्कुल अर्थहीन रहेगी जिसमें ये वाले नैतिक प्रिंसिपल लेवल पे ये सभ्यता ना हो। तो तुम तो वो हो जो ये लेवल लाओगे इस देश के हर नागरिक में, यहाँ के नर नारियों में, असंख्य संतानों में। तुम वो नैतिकता दोगे, मॉरल वैल्यूज दोगे, आध्यात्मिक बल दोगे, मतलब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दोगे। तुम उन महापुरुषों में गिने जाओगे जिसका चारों दिशाओं में नाम होगा। और ये भौतिक सभ्यता जो है, भौतिक सभ्यता अर्थहीन रह जाएगी अगर आपकी ये नैतिक सभ्यता लोगों को ना मिली तो। अपनी सर्वथा पूरक सर्व समावेशक अर्चना में तुम किसी एक बाइबल या किसी एक तारणहार मात्र में नहीं, बल्कि तुम्हारे तारणहार असंख्य होंगे जो तुम में ही अभी सुप्त है। बहुत लोग होंगे जो आपको फॉलो करेंगे, बहुत लोग होंगे जो अभी शायद उस नींद से उठे नहीं है जिससे तुम उन्हें जगाने के लिए यहाँ काइंड ऑफ तारणहार करने आए हो। ऐसा किसी बाइबल में, किसी तारणहार में ऐसी बात नहीं। जो आप दे के जाओगे वो सिर्फ आपका यूनिक होगा, वो असंख्य लोगों तक पहुंचेगा और वो अभी शायद सोए हुए हैं, उन्हें जगाने का काम आप करोगे। जो किसी भी अन्य तारणहार के समतुल्य होंगे, उतने ही भव्य दिव्य होंगे। ये सब तुम में अवश्य होंगे। यह मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ। यानी कि वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि आई कैन सी, मुझे दिख रहा है कि जितने और ऐसे लोग रहे हैं जो लोगों का उद्धार करने आए हैं, तुम उनके बराबरी के हो, उनके समतुल्य हो, उनके एट पार हो, और उतने ही भव्य और दिव्य भी हो, उतने ही डिवाइन हो, उतने लविंग आपको लोग मिलेंगे। पीपल विल बी फॉलोइंग यू। और आप ये सब, और लिखा है अवश्य होंगे, मतलब उनको दिखता था फ्यूचर। उन्होंने जब ये लिखा तो कहा आज मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ। ये हिम टू अमेरिका में उनका जो आर्टिकल है उसमें ये दिया हुआ है। यहाँ वो अपने जहाज के कक्ष में, ये वही जहाज है जहां उन्होंने पहली बार अचानक से 45 मिनट तक अंग्रेजी बोलनी चालू कर दी थी। और ये कोलोराडो का मंच है नीचे। डेनवर की कक्षा डेनवर में कक्षा लेते हुए कोलोराडो यूएसए में 1924। सोचो, इतनी पब्लिक उन्हें सुनने आई है उस समय जब ये इतने फॉलोअरशिप वाले नहीं थे। तो उनकी स्टार्ट ही कितनी ब्यूटीफुल हुई है, क्योंकि गुरुओं का आशीर्वाद और उनका विजन है इनके साथ। ये एक और ऑडिटोरियम है लॉस एंजलिस का, ऊपर जो हम देख रहे हैं। नीचे है 1925 में श्री योगानंद जी ने अपने उदार शिष्यों की सहायता से माउंट वॉशिंगटन स्थित भवन खरीदा। सौदा पूरा होने से पहले ही उन्होंने उनकी संस्था के शीघ्र ही होने जा रहे इस अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय के मैदान पर ईस्टर की सुबह का उनका प्रथम सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित किया। यानी कि अभी ये डील भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उनको पता था कि वो यही वाली प्रॉपर्टी में अपना बनाने वाले हैं अपना सेंटर। तो उन्होंने वहां पे जब फर्स्ट ईस्टर आया, उस दौरान जब ये डील करने वाले थे, इसको परचेज करने वाले थे, पहला ईस्टर आया, ईस्टर की सुबह को ही उन्होंने अपना फर्स्ट जो डिस्कोर्स वहां दिया, इसी जगह से, अधूरे से, मतलब तैयार जगह से ही दिया। ये उनका
जॉर्ज वॉशिंगटन की समाधि पर पुष्प अर्पित करते हुए 1927 फरवरी 22 में, ऑलमोस्ट 100 years एंड अबव। व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी में श्री श्री परमहंस योगानंदा, जहां राष्ट्रपति कुलीस के उनका अभिनंदन, अच्छा वहां के प्रेसिडेंट ने भी उनका अभिनंदन किया। और ये योगानंदा तथा जॉन वेल्फो राष्ट्रपति के केल्विन कुलिस से मिलकर व्हाइट हाउस से बाहर आते हुए राष्ट्रपति पीछे खिड़की से बाहर दिखाई दे, अच्छा वो पीछे हैं, वो खिड़की से बाहर दिखाई दे रहे हैं। 25 जनवरी 1927 को द वॉशिंगटन हेराल्ड ने लिखा, श्री कुलीस द्वारा स्वामी योगानंदा का हार्दिक प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने उन्हें बताया कि वे उनके बारे में विस्तार से पढ़ते रहते हैं और भारत के इतिहास में ये पहला अवसर है जब राष्ट्रपति ने आधिकारिक रूप से किसी स्वामी का स्वागत किया। तो इस चीज के भी ये पायनियर रहे हैं। महामहिम अमिलियो पार्ट्स गिल मेक्सिको के राष्ट्र अध्यक्ष श्री योगानंद जी को मेक्सिको की यात्रा के दौरान उनके मेजबान, तो मेक्सिको के भी काइंड ऑफ हायर अथॉरिटीज ने उनका सम्मान किया है। ये आई थिंक चैप्टर की ग्लॉसरी है नीचे। ये नौका में ध्यान मग्न अवस्था में, सोचो बोट मिली तो वहां पे भी ध्यान समाधि लगा ली, अब फ्लाइट में गए होंगे, शिप में गए होंगे, जहां पे भी उन्हें मौका लगता था, मतलब शांति उन्हें खींच लेती थी कि बस ध्यान मग्न हो जाओ, शांत वातावरण है तो डूब जाओ उसमें। बहुत ही सुंदर। और इस तरह से उनकी अमेरिका की जर्नी की शुरुआत हमने पढ़ी इस चैप्टर में, आई गो टू अमेरिका। yes, Tushar, over to you. What do you want to continue I with? think we can take up this till the time. We have ample amount of time and we can take up next chapter also. Do we want any closing thoughts on this? या चले आगे? Let me check how many participants are there. 10. We can ask them if they want to share. Huh? Let's take a 2 minutes, 3 minutes discussion, and then we'll start the next chapter. Open to everybody, open for everybody to contribute. किसी को कुछ याद आया, किसी को कुछ कहना है, किसी को कोई बात छू गई, कोई कुछ भी अगर बात करना चाहता है तो 1-2 मिनट हम बात कर लेते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। All good? Okay, let's start then. Yeah, we only but before just moving, I only see लास्ट में जो पिक्चर्स थी इतनी सारी, उसमें जैसे इंस्पायर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ती थी तो उनके बारे में भी सेम यही देखा और पढ़ा और सुना गया कि उनका भी बड़ा वार्म और बड़े लेवल पे वेलकम हुआ था। एंड सीइंग द पिक्चर्स, लुक एट द हॉल एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स सिटिंग देयर, I swear. फर्स्ट टाइम है ना उनका, फर्स्ट That's विजिट, right. और उसमें ही इतना मैसिव वेलकम और इतना मैसिव नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अटेंडिंग दैट। तो ये जो उनका सपना था या उनको जो उनके गुरु का आदेश था, यानी कि गुरु को पहले से पता था कि तू चिंता नहीं कर, तू वहां के लिए बना है, यू गो अहेड, गिव योर sermon, गिव योर टॉक एंड जस्ट स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड दीज sermons देयर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि वहां जरूरत है। तो वो विजन जो थी वो कितनी साकार और कितने बड़े रूप में वहां पे आई मीन अचीव और एक्म्प्लिश हुई है। I didn't know these True. pictures were there और इतना बड़ा नहीं, some of them are not even in the English book, जो printed copy है ना उसमें है भी नहीं। तो कई बार मैं देखती हूँ जब हम ये वाले वर्जन यहाँ पढ़ रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा पिक्चर्स इन पीडीएफ्स में हैं जो इंग्लिश बुक में नहीं है एक्चुअली। सो दैट मीन्स इम्पोर्टेंट भाई पीडीएफ भी सब अपने पास रखें बिसाइड्स द हैंडी बुक्स, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, मतलब दोनों वर्जन अवेलेबल होने चाहिए हर एक के पास, दोज हु आर रीडिंग द बुक्स। Right, we Yeah, go yeah. ahead with chapter 38, Luther Burbank, गुलाबों Sure. के पीछे एक संत जी। Luther Burbank, a saint amidst the roses. गुलाबों में एक संत। Just give me a minute. Okay. उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने का रहस्य वैज्ञानिक ज्ञान के अलावा एक और भी है, वह है प्रेम। मतलब अगर प्लांट उगाना है, प्लांट की ब्रीडिंग करनी है, तो साइंटिफिक नॉलेज होना तो जरूरी है, पौधों का ज्ञान, वनस्पति का ज्ञान होना तो जरूरी है,
मगर उसके अलावा एक और सीक्रेट, ऐसा लिखा है कि रहस्य, वो है प्रेम। कितनी खूबसूरत शुरुआत है चैप्टर की, कि प्रेम वो रहस्य है, वो सीक्रेट है जो इवन पौधों को उगाने में कारागार है। ब्यूटिफुल बिगनिंग। लूथर बर्बैंक ने ज्ञान के ये शब्द तब कहे जब मैं कैलिफोर्निया में सेंटा रोजा स्थित उनके बगीचे में उनके साथ टहल रहा था। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, उन्होंने लूथर बर्बैंक के वर्ड्स को कोट किया है कि उन्होंने ऐसा कहा था जब वो बगीचे में टहल रहे थे। अ, मनुष्य के खाने योग्य नागफनी की एक क्यारी के पास हम रुक गए थे। मनुष्य के खाने के योग्य यानी कि हर पौधा खाने लायक नहीं होता, और नागफनी कैक्टस को बोलते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि ये उस क्यारी के पास रुके थे जो कि एडिबल कैक्टाई प्लांट था, यानी कि वो खाने वाला कैक्टस प्लांट था। और उसके पास से जब वो रुके तो उन्होंने ये शब्द सुने। उन्होंने आगे कहा, जब मैं कंठ कंटकीहीन कंटकहीन नागफनी की नस्ल तैयार करने का प्रयोग कर रहा था, तब मैं प्रायः इन पौधों के साथ बातें किया करता था ताकि प्रेम पूर्ण स्पंदन पैदा हो सके। तो एक्चुअली वो अपने पौधे उगाते हुए उनसे बातें करते थे, और वही अपने इस कैक्टस प्लांट के बारे में बता रहे हैं कि इसको भी मैंने बहुत प्रेम से उगाया है। मैं उनसे कहता, वो क्या बातें करते थे अपने पौधे से, यहाँ वो लिखा है। मैं उनसे कहता, तुम्हें किसी प्रकार का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। सोचो, कोई कह सकता है कि प्लांट को किसी चीज का भय होगा? नेचर में एक प्यारा सा प्लांट अपना डोलता हुआ आराम से उग रहा है। उसको तो धूप जब मिलनी है मिल जानी है, पानी मिल जाना है, मिट्टी मिल जानी है। नेचर उसका ध्यान रख रहा है। फिर भी उससे अगर कोई ये शब्द कह रहा है कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें भय की आवश्यकता नहीं, आत्मरक्षा के लिए तुम्हें इन कांटों की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और धीरे धीरे रेगिस्तान का यह उपयुक्त पौधा इस कंटकविहीन नस्ल के रूप में उभर आया। ये प्लांट क्यों खाने लायक कैक्टस है? क्योंकि इसमें कांटे ही नहीं है। जबकि बचपन की हमने साइंस की किताबों में कैक्टस प्लांट को कांटों वाला ही पाया है। इन्होंने ये प्रजाति पैदा की, तैयार की। उन्होंने कहा एक तरह से लैब में प्रयोग होता है ना, जैसे उन्होंने इस लेबोरेटरी में इस कैक्टस प्लांट को बनाया, जिसमें सिर्फ शब्दों की ताकत से उसको अपने ही डीएनए में से थॉर्न्स उगाने की क्षमता खत्म कर दी कि तुम्हें नहीं है इन कांटों की आवश्यकता। तुम्हें मैं सेफ रखूंगा, तुम्हें मैं प्रेम पूर्वक स्पंदन दूंगा, तुम यहाँ किसी भय में नहीं हो। तो कितनी बड़ी उस कैक्टस प्लांट के डीएनए में चेंजेस आए होंगे, उसकी जो पूरी जो कहते हैं ना वैरायटी जो थी उसकी, बिना थॉर्न्स के पैदा होने लगी, और वो एक यूजफुल प्लांट बन गया। डेजर्ट में वो थॉर्न वाला प्लांट हुआ करता था, यहाँ वो एडिबल बन गया। शब्दों की ताकत का पहला चमत्कार, मतलब मैं इसे मानती हूँ। और आगे लिखा भी है, मैं इस चमत्कार पर मुग्ध रह गया। प्रिय लूथर, माउंट वॉशिंगटन के अपने बगीचे में लगाने के लिए इस नागफनी के कुछ पत्ते कृपया मुझे प्रदान करें। निकट ही खड़ा एक माली कुछ पत्ते काटने के लिए आगे बढ़ा ही था कि लूथर ने उसे रोक दिया। तो मतलब माली उनसे मांग रहा है कि आप प्लीज थोड़े से मुझे भी देना इसके पत्ते, और वो आता हुआ एकदम आगे बढ़ा कि मैं निकालता हूँ, उखाड़ता हूँ थोड़े से पत्ते। पर माली को रोक दिया गया। मुझे तो लग रहा है कि मुझे खुद यहाँ रुक के एक बात बोलने का मन कर रहा है कि इंसानों में जो शब्दों का प्रभाव होता है, पौधों से सीखने की बात है ये। जब उनको शब्दों के ताकत से एक पौधा जिसकी प्रवृत्ति है कांटों के साथ पैदा होना, उसके कांटे पैदा नहीं हो रहे, ये कितनी बड़ी बात है। कि एक बच्चे को जब हम पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसको हम जिन शब्दों से बड़े बड़े कर रहे हैं, उनको भी अपने आप को सेफ एनवायरनमेंट फील करने दे। तो उन्हें अपने जो कहते हैं ना सर्वाइवल मोड में हमेशा रहने की जरूरत नहीं, अलर्ट एकदम ऐसे कि कब कहीं से कोई मम्मी की थप्पड़ आएगी या डांट पड़ेगी या पापा ने कुछ कह दिया, या उस तरह के हाई अलर्ट मोड में बच्चे अगर पैदा होंगे, तो वो डर में भी जिएंगे, फियर में भी जिएंगे, शांत मन नहीं होगा उनका। और अगर वो एक प्रेम पूर्वक स्पंदन में बड़े होंगे, और उन्हें माँ की हग, पिता का प्रेम, सब कुछ मिल रहा है और स्पर्श मिल रहा है सबसे ज्यादा, तो वो कंफर्ट, वो होम को हमेशा समझेंगे, दिस इज माय कंफर्ट जोन, दिस इज माय सेफ प्लेस।
कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं हमें तो हॉस्टल जाना ज्यादा मंजूर है, हमें तो कॉलेज भी हॉस्टल वाला दिला दो, या हमें तो बाहर दोस्तों के घरों में नाइट आउट करना है, क्योंकि दे फील अनकंफर्टेबल और अनसेफ इन देयर ओन हाउस। उनको अपना ही घर अनसेफ लगता है। तो कहीं ना कहीं ये पौधे से हमें सीखने की बात मिल रही है कि हम कितना अपने बच्चों के लिए माहौल सेफ बना रहे हैं। हर परिवार अगर माहौल सेफ बनाने लगे तो एक परिवार से पूरा मोहल्ला, और ऐसे करते करते पूरा देश सेफ हो सकता है, शब्दों की ताकत से, स्पर्श की ताकत से। ब्यूटिफुल। आगे बढ़ते हैं। तो निकट ही खड़ा माली जब कुछ कुछ पत्ते काटने के लिए आगे बढ़ा ही था, लूथर ने उन्हें रोक दिया। स्वामी जी के लिए मैं स्वयं ही पत्ते काट देता हूँ। उन्होंने मुझे 3 पत्ते दिए, जिन्हें बाद में मैंने अपने बगीचे में लगाया। उन्हें पौधे बनकर बढ़ते और फिर विशाल झाड़ी के रूप में परिवर्तित होते देखकर मैं खूब आनंदित होता था। तो उन्होंने कहा मैंने तो खुद ही वो पत्ते निकाले, और उन्होंने तीन तीन जो है ना पत्ते युक्तेश्वर जी को दिए। और युक्तेश्वर जी ने अपनी एस्टेट पे उसे जब लगाया और बढ़ता हुआ देखा तो उन्हें बहुत बहुत उससे अच्छा लगा, आनंदित हुए। इस महान उद्यान विज्ञानी ने मुझे बताया कि उनकी प्रथम उल्लेखनीय सफलता थी बड़े आकार का वह आलू, जिसे उनके ही नाम पर अब बर्बैंक आलू कहा जाता है। तो उन्होंने पोटैटो की भी एक ऐसी वैरायटी तैयार की जिसे उन्हीं के नाम पे जाना जाता है। और अपनी असीम प्रतिभा और अथक परिश्रम से उन्होंने प्रकृति के पौधों, नेक्स्ट पेज, प्रकृति के पौधों को वर्ण संकर के द्वारा अधिक उन्नत कर सैकड़ों नई प्रजातियां संसार को दी हैं। नई बरबैंक किस्म के टमाटर, मक्का, स्क्वैश, चेरी ब्लॉसम, नेक्टोरियन, बेरी, पॉपी, लिली और गुलाब। उन्होंने जब और ज्यादा अपना जीनियस इस्तेमाल किया, अपना दिमाग इस्तेमाल किया, तो उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी नेचर को प्रदान की। मतलब नेचर हमें तो देता ही है। ये ऐसे संत हैं लूथर बर्बैंक, जिन्होंने नेचर को वापस कई चीजें लौटाई नई किस्म में, नई प्रकार में। तो यूनिवर्स तो कहता ही है ना कि आप क्रिएटर हो। अगर आपको ब्रह्मांड ने धरती पे मतलब ईश्वर ने भेजा है तो अपने क्रिएशन की ताकत दे के भेजा है। अब हम धरती पे आके क्या क्रिएट करते हैं ये हमारे ऊपर है। अच्छाइयाँ, वैल्यू एनहांस करते हैं इस अर्थ की, या हम उससे कुछ सिर्फ पाते ही रहते हैं। तो उन्होंने नई किस्में प्रदान की, टोमेटोज की, कॉर्न की, स्क्वैश, चेरीज, प्लम्स, नेक्टरिन्स, बेरीज, पॉपीज, लिलीज और रोजेस की। इतने प्रकार की चीजों को नई प्रजातियां बनते हुए इन्हीं की जीनियस की बदौलत हुआ। आगे लिखा है, मैंने अपना कैमरा साथ लिया जब लूथर मुझे अखरोट के उस प्रसिद्ध पेड़ के पास ले गए, जिसे तैयार करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नैसर्गिक क्रम विकास की गति को बहुत अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। वो वॉलनट ट्री के पास जैसे ही लूथर उन्हें लेके गए, उन्होंने अपना कैमरा चालू किया, क्योंकि उन्हें ये नजर आ रहा था कि कितना यू नो नेचुरल एवोल्यूशन हो रहा है। अ, एक ऐसी चीज तैयार हो रही है जो कि स्पीड में बढ़ रही है। उनको उम्मीद नहीं है कि इतनी जल्दी ये चीज गति पकड़ेगी, पर वो उसकी गति बहुत अधिक से बढ़ाया जा सकता है, वो भी नैसर्गिक क्रम विकास की गति। यहाँ इंग्लिश में लिखा है कि आई फोकस्ड माई कैमरा एज लूथर लेड मी बिफोर द फेमस वॉलनट ट्री बाय विच ही हैड प्रूव्ड दैट नेचुरल एवोल्यूशन कैन बी टेलीस्कोपिकली हेस्टेंड। मतलब अगर एक टेलीस्कोप की मदद से देखें तो आप देखोगे जैसे 9 महीने का बच्चा जन्म लेने की पूरी प्रक्रिया एक वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉर्ड हो जाती है ना, कि टेलीस्कोपिक व्यू मिल गया लेकिन वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ गया। ऐसे ही एक तरीके से ये वॉलनट ट्री भी बढ़ता हुआ एक कैमरे में कैद करना वो चाह रहे थे कि ये कैसे इतनी फास्ट फॉरवर्ड, मतलब कैसे एक एवोल्यूशन हो रहा है। तो उन्होंने कहा केवल 16 वर्षों में ये पेड़ भरपूर भरपूर फल देने लग गया, किसी प्रकार की सहायता के बिना। नैसर्गिक क्रम के अनुसार फल देने में इसे इससे दुगना समय लगता। अगर नेचर के हिसाब से चलते तो उतना नट प्रोडक्शन, उतना वॉलनट, उतना अखरोट उस पे आने में शायद दुगना समय लगता। मगर ये इनका जीनियस था, इनका जो ज्ञान था
प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, जो साइंस ये जानते थे, अपनी साइंटिफिक नॉलेज को यूज करते हुए मात्र 16 वर्षों में इस पेड़ को उन्होंने इतना तैयार कर दिया कि वो आधे समय में अपने नट्स देने लग गया, आधे समय में। इतने में बर्बैंक की छोटी सी दत्तक पुत्री अपने कुत्ते के साथ उछली कूदती बगीचे में आई। तो उनकी एक अडॉप्टेड डॉटर थी बर्बैंक की, तो वो वहां कूदते फांदते अपने डॉगी के साथ वहां गार्डन में आ जाती हैं। उसकी ओर हाथ दिखाते हुए प्रेम से लूथर ने कहा, यह मेरा मानव पौधा है। मतलब इसे भी तो मैं उतनी प्यार से नर्चर करके बड़ा कर रहा हूं ना, और अडॉप्टेड है, सोचो। तो उन्होंने उसके अपनी अडॉप्टेड डॉटर और पौधे की तुलना एक समान की, कि जैसे मेरे पौधे मेरे बच्चों समान है, ये बच्ची तो मैंने वैसे ही अडॉप्ट की है, तो ये मेरा मानव पौधा है। बहुत ही प्यारे ढंग से, शी इज माई ह्यूमन प्लांट। सारी मानव जाति को अब मैं एक विशाल वृक्ष के रूप में ही देखता हूँ, जिसे अपने, ये सुनने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, सारी मानव जाति को अब मैं एक विशाल वृक्ष के रूप में देखता हूं, जिसे अपने उच्चतम विकास के लिए केवल प्रेम, खुली हवा और खुली जगह का प्राकृतिक वरदान तथा बुद्धि का उपयोग कर चुन चुनकर संकरित किए जाने की आवश्यकता है। वो जानते हैं और मानते हैं कि पूरी ह्यूमैनिटी एक बड़ा वृक्ष है, एक वन वास्ट वृक्ष, जिसको क्या चाहिए बड़ा होने के लिए, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक जाने के लिए, उच्चतम विकास के लिए उसे क्या चाहिए? प्यार चाहिए। प्यार चाहिए, नेचर की ब्लेसिंग्स चाहिए, बाहर बाहर की खुली हवा चाहिए। और आज का इंसान अंदर बैठा है फोनों पे, गैजेट्स पे, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए, फुलफिलिंग जीवन जीने के लिए खुली हवा चाहिए, प्रेम चाहिए, बाहर निकलना जरूरी है। और अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना जरूरी है, सही सिलेक्शन करना जरूरी है कि मैं किस चीज को यूज करूं, किसको नहीं करूं। अपनी उपयोगिताओं को चुन चुन कर ढूंढो, कि मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करूं, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। बस मैं इतना चयन भी करना सीख लूं, तो ये विशाल वृक्ष मुरझाएगा नहीं, पनपेगा, ह्यूमैनिटी का वृक्ष। तो वो लिखते हैं, मैंने स्वयं अपने जीवन काल में ही पौधों के विकास की ऐसी आश्चर्यजनक प्रगति देखी है कि मुझे ये दृढ़ आशा हो गई है कि यदि बच्चों को सादगी और विवेक के साथ जीना सिखाया जाए, तो यह संसार शीघ्र ही स्वस्थ और सुखी बन जाएगा। हमें प्रकृति और प्रकृति के सृष्टा ईश्वर की ओर लौटना ही होगा। वो सिंप्लिसिटी को फोकस कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं, अगर मैं ऑप्टिमिस्टिकली देखूं, अगर मैं बहुत पॉजिटिवली भी सोचूं कि मैंने इतने पौधों को ऑब्जर्व किया है, उनकी एवोल्यूशन को जाना है, तो मैं जानता हूं कि ये वर्ल्ड, इन्हीं बच्चों को अगर हम इतने पालन पोषण में, इतना प्यार उनके फाउंडेशंस में डाल दें, इतना उनके कैरेक्टर में हम अगर विकास करते वक्त, उनको जीवन देते वक्त, उनके अंदर ये सारी सादगी डाल दे, उनमें ये विवेक डाल दे, तो पूरा का पूरा संसार, ये पूरी प्रकृति और प्रकृति बनवाने वाला ईश्वर, सब खुश होंगे, सब स्वस्थ होंगे। सब का एक ही उद्देश्य होगा, ईश्वर की ओर लौटना। तो वी मस्ट रिटर्न टू नेचर, एंड नेचर, नेचर इज गॉड। वो प्रकृति और ईश्वर में कोई भेदभाव नहीं समझ रहे। वो कह रहे हैं कि हमें प्रकृति और प्रकृति के सृष्टा ईश्वर की ओर लौटना ही होगा। लूथर रांची के मेरे विद्यालय में खुले आकाश के नीचे चलते कक्षा वर्गों को और आनंद एवं सादगी से भरे वातावरण को देखकर आप अत्यंत आनंदित होंगे। तो लूथर को वो ये खुद बुला रहे हैं, योगानंदा जी, और कह रहे हैं, मेरे रांची के स्कूल आओ, वहां आपको दिखेगा कैसे लोग आउटडोर क्लासेस ले रहे हैं, बंद एसी के अंदर नहीं बैठ के क्लासेस हो रही, बाहर का एटमॉस्फेयर का जॉय ले रहे हैं, वहां की सिंप्लिसिटी को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको ये सारा सिंप्लिसिटी वाला वातावरण, सादगी वाला, बहुत आनंदमयी करेगा। तो आपको तो मेरे रांची के विद्यालय में जरूर आना चाहिए। वहां लोग खुले आकाश के नीचे ही बच्चे पढ़ाते हैं, वहां की क्लासेस ओपन एनवायरनमेंट में होती हैं, क्लोज्ड वॉल्स के अंदर। नेचर से दूर होकर क्या ही शिक्षा मिलेगी, कैसे सीखेंगे वो नेचर से कट के। तो रांची के मेरे विद्यालय में बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं, और मेरे शब्दों ने उनके हृदय में, सॉरी, मेरे शब्दों ने उनके हृदय की सबसे नाजुक तार को छेड़ दिया। नेचर से सब्जेक्ट ही ऐसा था कि उनको
कनेक्शन फील ही होना था, हार्ट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो बच्चों की शिक्षा उनका सबसे प्रिय विषय था। ना सिर्फ नेचर, बच्चों की शिक्षा भी उनका सबसे क्लोज सब्जेक्ट था, जो जो उनको लगता था क्लोज टू हार्ट। एक पर्पस होता है जैसे लाइफ का। यहाँ तो इनका करियर बना हुआ था, प्लांट लाइफ में साइंटिस्ट थे वो, अच्छी नॉलेज रखते थे। पर एक पर्पस था कि बच्चों की उन्नति, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक लाइन और लेते हैं, नेक्स्ट पेज। उनकी गहरी शांत आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। सो ही वाज ग्लीमिंग विद हिज आईज। वो इतने खुश थे कि ये बात कितनी प्यारी इन्होंने बताई कि इनके रांची के स्कूल में बच्चे बाहर नेचर में पढ़ते हैं, तो कितना पॉजिटिव पढ़ते होंगे, कितना फास्ट पढ़ते होंगे, कितना एप्ट पढ़ते होंगे, मतलब ऑप्टिमल उनकी जो है ना एजुकेशन होती होगी, क्योंकि वो नेचर में पढ़ते हैं। ये बात सोच के ही उनकी आंखें, गहरी और शांत आंखों में एकदम से बहुत प्यारी सी चमक आ गई। शीतल, हम ये पेज टेकअप कर लें, मुझे लगता है कि डिस्कशन में ज्यादा है नहीं। ठीक है, ठीक है। राइट, थैंक यू। I just want to barge in here for a minute, sorry. श्योर। But जो आप पढ़ रहे हैं ना, मतलब I can actually feel it. वो इतना सुंदर वातावरण है, चारों तरफ ऐसे पेड़ पौधे दिखते हैं जो आपसे बातें कर रहे हो। चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो श्रब है, फूलों से भरी हुई डालियां, और पेड़ है जहाँ जिसके नीचे वो बातें मतलब बताते थे लोगों को, वो इतना खूबसूरत है कि वो लगता है आपसे बातें करने के लिए ही बैठा है। आप उसके सामने जाके बातें कर सकते हो, इतने इतने वृक्ष हैं, घनी छाया। इवन छोटे छोटे जो श्रब्स हैं वो भी ऐसे लहलहा रहे होते हैं कि मजा आ जाता है देख के। और तुम्हें लगता है तुम किसी और, आप मानोगे नहीं, आप गेट के अंदर एंटर होते हो ना, तो आपको हम्म। इतनी सुकून शांति, और आप गेट से बाहर आओ, इतना ट्रैफिक जैसे चांदनी चौक का ट्रैफिक होता है ना, ची ची चे चे, वैसे होता है। और गेट के अंदर घुसते ही एकदम निर्मल आनंद, कुछ समझ ही नहीं आता, ब्यूटीफुल। एकदम शांत। मतलब मैं अभी फील कर रही थी जब आप पढ़ रहे थे कि हाँ, क्योंकि आप रांची गए हो तो आप रिलेट कर मैं पा रहे हो ना दो हर एक दिन गई हूँ, वर्ड इट से। इज अमेजिंग। और वाकई वहां जाके मजा आ जाता है, वहां बैठ के या वहां बात करके या वहां कुछ सुन के, उसकी एक ऑरा ही अलग होती है। मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन यू, जो आई कैन अंदर इमेजिन। आनंद आता है। मतलब मेरे जैसा बंदा जो सुबह उठ के राजी नहीं है, मैं शाम को गई, लेट आई, उसके बाद सुबह फिर उठ के गई, नहा के गई। पहले मैंने कहा ऐसे ही जाती हूँ, मैं कहा नहीं नहीं नहीं, नहा के जाऊंगी। और नहा हम्म। के सूट पहन के सवेरे सवेरे पहुंच गई, एंड आई वाज ऑन टाइम फॉर अ चेंज। सी क्योंकि वो दैट्स द एनर्जी ऑफ सच प्लेसेस। वो आई आपको थिंक सो। डिसिप्लिन सिखा देती है ऑटोमेटिकली। आप नेचर ही आपको इतना प्लेजेंट लगता है कि उठा देता है। मुझे कुछ मतलब खींच रहा था नॉर्मल वहां, घरों। मतलब बुला रहा हाँ। था ऐसे लगा मुझे, एंड आई वेंट रनिंग, और सारे पेड़ पौधे ऐसे लग रहे थे, दे वांट टू हग मी, दे वांट टू टॉक टू मी, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। मैं वैसे ही नेचर बहुत लाइक करती हूँ, मैंने आपको पिक्चर्स भी हाँ, भेजी थी, कितने सुंदर था सब कुछ। ही तो रिमेम्बर दोज, यस। हाँ, इनका जो कमरा था ना, वो हम्म। उस रिपेयर चल रही है उसमें, तो उसमें उनकी चीजें भी हैं। तो मतलब वो बाहर से ही देख के कुछ उसमें से एनर्जी आ रही थी कि मैं उसके आसपास ही घूमती रही। जबकि मैं पहली बार गई थी, मैं इतनी इन्वॉल्व नहीं जितने आप लोग हो, तो मुझे फिर भी इतना अट्रैक्शन लगा दैट आई वेंट द नेक्स्ट डे आल्सो, एंड आई विश्ड आई कुड गो अगेन। तो बहुत मजा आ रहा था। तो जब ये बता रहे हैं ना, तो वाकई उसी हम्म। तरह का आनंद है उसमें। नहीं अमेजिंग। विनी, किसी के हम्म इन्वॉल्व होने वाली बात नहीं है। जब बुलावा आता है ना तो एनर्जी हम्म वहां पे फील होनी ही होनी है। जब आप गए हो तो आपको उस जगह की एनर्जी तो मिलेगी ही जहां वो खुद रहे हैं, जिन्हों जहां योगानंदा जी ने है खुद कुछ वो उस सब धरती में, स्थापना हाँ, किया है। है हम तो उसमें। किताब को बोलते हैं, हम जितनी बार हम पढ़ते हैं हम कहते हैं इस किताब की एनर्जी ऐसी है जैसे ये हमसे बातें करती है। तो आई कैन टोटली रिलेट टू योर ओ माय गॉड, फीलिंग्स एंड इट वाज थैंक यू सो अमेजिंग। मच फॉर मतलब शेयरिंग। मतलब मैं लिटरली फील कर रही थी, आई वाज वॉकिंग व्हाट ही वाज सेइंग, मैं चल रही थी वहां पे इस समय। या। तो मेरे से रहा ही नहीं गया, मैं मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं। और ऑल थैंक्स टू सुनैना, मतलब मैं कई बार गई हूँ, बट मैं गई, मुझे पता ही नहीं था, और फिर उसी ने मुझे बोला। और वो इतना वो है परसिस्टेंट, पीछे पड़ क्या देख के आए हो, गए हो कि नहीं हो, आई मीन वन आई हैज नो। टू गो, सो शी वाज द वन हु पुश्ड मी टू गो, एंड थैंक्स टू हर। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही शांति पूर्वक वो जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ के पेड़ पौधों में अलग ही छटा है, मतलब जो मैंने नहीं देखी कहीं। बहुत ही खूबसूरत है, लवली, बहुत लवली। प्यार करते हैं आपको। थैंक यू। Lovely. Thank you for sharing, Vinny. We can connect with your feelings and emotions, and we hope कि हम सबका मौका आए और हम सब एक बार रांची चले। और मजा तो तब आए जब सब इकट्ठे साथ चलें। में प्रोग्राम बना हाँ लें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पता वो भी पूरा हो जाए। और देखो चलिए वो जो आगे बढ़ते मुझे हैं। हाँ। मिला बंदा, मतलब मैं हैरान, मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, मैं कहा जी आप यंग बॉय, मैंने कहा मैंने कभी किसी आदमी को इतनी सॉफ्टली बोलते ही नहीं सुना,
इतनी सॉफ्टली वो बातें बता रहे एक्सपीरियंस होता है थे। ना। ओ माय गॉड, मैंने कहा कोई आदमी इतना सॉफ्ट बोल सकता है। पहली बार मुझे लगा कि कोई इतने आराम से भी बात कर सकते हैं आदमी। तो थैंक कितना यू। वही सेम टॉपिक, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप विनी, क्योंकि सेम टॉपिक से हमारा ये चैप्टर शुरू हुआ था, शब्दों की ताकत और वर्ड्स की जो पावर है, एक कैक्टस में थॉर्न्स खत्म कर सकती है, एक नई प्रजाति का मतलब पैदा हो सकती है, पैदावार हो सकती है। सोचो जब कोई इंसान बड़ा होते होते उन्हीं आदमियों के सामने काम करते हुए अपना करियर निकाले, जिन आदमियों ने शायद ये एक परसेप्शन दे दिया कि मेन आर ऑलवेज वेरी लीडरशिप मैस्कुलिन एंड हार्श विद देयर वर्ड्स, और बड़े डोमिनेटिंग होते हैं या काम निकालने वाले होते हैं। अगर ये धारणा किसी के दिमाग पे छवि छोड़ दे, उसकी वो छवि तब जाके ब्रेक होती है जब कोई एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी सामने आता है। तो शब्दों ने आज तक वो परसेप्शन बनाया, यहाँ पे दूसरे शब्दों ने उस परसेप्शन को तोड़ने में सहायक हुए। तो यही पौधों के साथ हो रहा था कि सिर्फ शब्दों से वो उग रहे थे, शब्दों से उनकी स्पीड हाफ हो रही थी उगने की। इसका मतलब उनकी आयु भी लंबी हो रही थी, वो वृक्ष ज्यादा बढ़ते होंगे, ज्यादा लंबे टिकते होंगे, चलते होंगे, उनमें फल ज्यादा देर तक रहते होंगे। तो उनके डीएनए लेवल पे मैं कहूंगी कि कुछ विकास हो रहा था। तो जब उन्हें पता चला कि इनके रांची के स्कूल के बच्चे बाहर बाहर के माहौल में पढ़ते हैं, एक ओपन एटमॉस्फेयर में, तो उनकी आंखों में ऑब्वियसली उत्सुकता की चमक तो दिख ही रही थी। अंत में उन्होंने कहा, आपके विद्यालय जैसे विद्यालयों से ही भावी युग के लिए कोई आशा की जा सकती है। अच्छा, आने वाले युग की आशा की जा सकती है। वी कैन बी होपफुल कि इस आने वाले युग का शायद कोई भला हो जाए अगर आपके जैसे स्कूल्स रहेंगे जो प्रकृति के साथ हैं। तो वी आर होपफुल फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, अदरवाइज इस वर्ल्ड का फ्यूचर ब्राइट लगता नहीं है। तो प्रकृति से दूर और स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का बचपन में ही गला घोट देने वाली हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धतियों के विरुद्ध मेरे हृदय में बगावत है। वो भी नहीं चाहते थे कि इस तरह का एजुकेशन प्रैक्टिस हो जहां आप कमरे के अंदर बंद हो, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है, एक डिसिप्लिन और रूटीन ऐसा फॉलो हो रहा है कि आपका बगावत करने का दिल करता है, रिवोल्ट जैसा फील होता है। और उनके हृदय में उस पद्धति के लिए बगावत थी। शिक्षा विषयक आपके व्यावहारिक आदर्शों के साथ में पूर्ण अंतःकरण से सहमत हूं। वो कहते हैं जैसा आपका पढ़ाने का तरीका है, आपकी आइडियोलॉजीज है, आपका तरीका है, उससे तो मैं पूरा सहमत हूँ। मतलब उसमें तो आई कैन गिव माई हार्ट एंड सोल कि आपके ये जो प्रैक्टिकल आइडियाज हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। और जब मैं उस विनम्र संत से विदा लेने लगा तो उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक पर अपना हस्ताक्षर कर दिए और वह पुस्तक मुझे भेंट कर दी। तो सेल्फ ऑटोग्राफ करके उन्होंने उनको एक छोटी सी बुक वॉल्यूम प्रेजेंट की जब वो वहां से निकल रहे थे। नाम था द ट्रेनिंग ऑफ द ह्यूमन प्लांट, मानव तरु का प्रशिक्षण। पर यह मेरी पुस्तक है। नए प्रकार के प्रशिक्षण के निर्भय प्रयोगों की आवश्यकता है। कभी कभी दुस्साहसी प्रयोगों से ही फलों और फूलों के सर्वोत्तम गुण प्रकट करने में मुझे सफलता मिली है। उन्होंने ऐसी बुक का नाम ही यही दिया है कि ह्यूमन प्लांट को ट्रेन किया जाए। वो कहते हैं आजकल नई ट्रेनिंग्स की जरूरत है, एक ऐसे फियरलेस एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है जहां आप लोगों का जैसे फ्रूट्स और फ्लावर्स का बेस्ट निकाल सकते हो ना अपनी लैब एक्सपेरिमेंट से, ऐसे इस किताब में जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स मैंने बताए हैं इससे आप बच्चों पे करो, इससे आप बच्चों का बेस्ट निकाल पाओगे। तो इसी प्रकार बच्चों की शिक्षा के भी अधिक प्रयोग होने चाहिए और वह प्रयोग अधिकाधिक साहसी होने चाहिए। मतलब उनमें करेज दिखाओ, ज्यादा नंबर में करो, मात्रा बढ़ाओ इन प्रयोगों की, मींस इन एक्सपेरिमेंट्स को लार्जर क्वांटिटी में करो, करेजियस लेवल पे करो, एजुकेशन में इनोवेशंस लाओ। उस तरह से वो चाहते थे कि जो बंदा बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है और ऐसा आध्यात्मिक उनका विकास भी कर रहा है, साथ में योगा भी दे रहा है, सब कुछ नेचर में बैठ के पढ़ा रहा है, ऐसे बंदे को तो ये किताब जरूर फायदा करेगी। तो उन्होंने खुद ऑटोग्राफ करके अपनी वो एक एडिशन, एक वॉल्यूम दिया कि आप जरूर इसे यूज करो, द ट्रेनिंग ऑफ द ह्यूमन प्लांट। और बुक में भी प्लांट का ही नाम आ रहा है कि इंसानों को, बच्चों को भी आप पौधों के समान समझो, पौधों की भांति प्यार दो।
आप कौन चाहेगा कि जिस पौधे को उसने प्यार से उगाया वो उसको तहस नहस कर दे या उसको पैरों के नीचे रौंद दे, कुचल दे? नहीं, आपका एक एक फूल के प्रति बात करने का मन करेगा, एक एक फूल का रंग देखने का, कब कौन सी कली खिल रही है, कब खिलने वाली है, उसकी ऐसी ऐसी प्रोग्रेस देखने का मन करेगा कि अरे कल तक तो इस पे ये वाली कली नहीं थी, आज आ गई। तो ऐसे ही अगर हम बच्चों को मानेंगे तो वो हमारे लिए ह्यूमन प्लांट ही है। उनपे भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करने हैं, तो प्यार के करो, मगर साहसी होके करो कि मैं प्यार से हैंडल करके तो देखूं। लेकिन बच्चों को बचपन से क्या सीखने को मिला है? लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। तो एक धड़ के लगाया, एक चाटा, एक रैप्टा दिया, तब जाके इसने बात सुनी। तो उस बच्चे ने सुननी फिर तब है जब उसको पता है जब पढ़नी है तो फिर पहले मैं मार ही खा लेता हूँ, कहना क्यों मानूं, क्योंकि मैं जैसा भी हूं वैसा ही बड़ा हो रहा हूँ। सो ये सारी कंडीशनिंग है। तो ये किताब कह रही है कि आप नए एक्सपेरिमेंट्स करो, करेजियस एक्सपेरिमेंट्स करो और फियरलेस होके करो। मैंने उनकी छोटी सी पुस्तक को उसी रात अत्यंत उत्सुकता के साथ पढ़ा। बहुत एक्साइटेड थे वो कि वाह, ये तो मेरे इंटरेस्ट की किताब है, तो मैं आज ही इसे शुरू करता हूँ। एंड उनकी दृष्टि मानव जाति के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रही थी। बुक से ही पता चल रहा था। तो उन्होंने लिखा था, इस पृथ्वी पर सजीव वस्तुओं में सबसे जिद्दी और बदलने में सबसे कठिन वह वस्तु पौधा है जिसकी प्रवृत्तियां स्थिर हो गई हों। याद रखिए कि इस पौधे ने अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को युगों युगांतरों से रक्षा की है। यह पौधा वह चीज है जिसकी उत्पत्ति की खोज करते करते यदि हम समय में अनादिकाल तक पीछे चले जाएं तो पता चलेगा कि इसकी उत्पत्ति शायद चट्टानों से हुई थी, और कल्पनातीत रूप से इतने दीर्घ काल में शायद इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। क्या आप ऐसा समझते हैं कि इतने युग युगांतरों में विशिष्ट गुणधर्मों की ये या प्रवृत्तियों की बार बार पुनरावृत्ति होने के बाद भी पौधे में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं आ जाती? इसे हम ढंग से एक बार समझते हैं। उन्होंने कहा, जब किताब पढ़ रहे थे, किताब में ये लिखा हुआ था कि जो मोस्ट स्टबर्न चीज है ना इस वर्ल्ड की, वो ऐसा प्लांट है जिसके हैबिट्स फिक्स हो गए हैं, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है। और याद रखो कि अगर किसी इंसान की इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द एजेस ऐसी बन गई है कि वो ढीठ है, वो स्टबर्न है, उसने वैसा ही रहना है, वैसा ही उगना है, वैसा ही पलना फूलना है, तो शायद ये, अगर हम पीछे जाए ना, अ, समय में कहीं पीछे जाके देखें, तो शायद ये उन उन विशाल चट्टानों के समान है, उन रॉक्स के समान है, जो शायद कभी फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकते थे। एक बड़े समय तक वो एक जैसी ही खड़ी रहेंगी, ढीटों की तरह। उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मरोड़ नहीं सकता, वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती, झुक नहीं सकती। तो आप ये सोचो, वो कह रहे हैं आप खुद अनुमान लगाओ कि इतने वर्षों तक, इतने वास्ट पीरियड तक एक ही तरह की चीज जब रिपीट होती रहती है ना, जैसे हम अब एग्जांपल ले रहे थे कि बच्चों की कंडीशनिंग होती रहती है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक वही मुहावरे पहुंच जाते हैं, वही बातें पहुंच जाती हैं, वही एग्जाम्पल पहुंच जाते हैं, वही रूटीन तक पहुंच जाता है, वही लैंग्वेज पहुंच जाती है। तो सोचो एक प्लांट के लिए कितना मुश्किल है कि वो अपनी उस तरह की आदतों को छोड़ दे या उसमें कोई परिवर्तन ले आए। जैसा वो युगों युगों से बनता चला आ रहा है, युग युगांतरों से, वो अपने गुण धर्मों को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने फीचर्स को नहीं चेंज कर सकता। उसमें वो इच्छा शक्ति ही नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि आगे नेक्स्ट पेज पे, आई थिंक टाइम इज ऑल्सो अप, शुड वी गो टू द नेक्स्ट पेज? हाँ, लास्ट पेज है, ले लेते हैं। जस्ट वन। हालांकि लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर नहीं है, बट हाँ, यहाँ पे लास्ट है। आई थिंक ये फिनिश हो तो जाएगा फिर, है ना? हाँ, या यदि आप उसे इच्छा शक्ति कहना चाहें, मतलब अगर आप कहना चाहें कि ये उसकी विल पावर है, उसकी प्लांट की इच्छा है कि वो चेंज होना चाहे, तो भी लाइक इट्स रियली इम्पॉसिबल, उसकी ऐसी कंडीशनिंग है। और यह इच्छा शक्ति भी अ, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती। बल्कि ताड़ के पेड़ की कुछ जातियों जैसे कई प्रकार के वृक्ष ऐसे हैं जिनमें कोई मानवीय शक्ति आज तक कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। तो उन्होंने एक नहीं, उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे पेड़ मिल जाएंगे। आप चाह के भी साइंस भी यूज करना चाहो ना, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहो, तो भी वो ऐसे डेट है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव दिखता ही नहीं है। वो इतने हार्ड मास के, मतलब ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, दिस इज द वे आई एम, दिस इज हु आई एम, टेक इट और लीव इट।
मुझ में कोई चेंज नहीं आएगा। और ऐसे मानव जाति भी ऐसी कई मिलेंगे, मानव भी आपको ऐसे मिलेंगे ढीठ, जो कहेंगे कि हमने तो वही बदलना नहीं सीखा। अब तो डायलॉग भी आ गए हैं, झुकेगा नहीं साला। तो अब नहीं झुकेगा साला तो फिर कटेगा, क्योंकि या तो आप झुकते हैं या फिर आप विनम्र होके झुकना सीखेंगे तो कटेंगे नहीं। नहीं तो जो मौसम की थपेड़ है या काट देंगी। तो जितना ढीठ स्ट्रेट वृक्ष होगा वही सबसे पहले काटा जाता है। तो लिखा है, पेड़ पौधों की इच्छा शक्ति के सामने मनुष्य की इच्छा शक्ति कुछ भी नहीं है। सच अ पावरफुल स्टेटमेंट। ह्यूमन विल जो है वो भी वीक है प्लांट की विल के आगे। तो प्लांट से ढीठ ह्यूमन नहीं हो सकता। ये आज पहली बार पढ़ने को मिल रहा है कि मनुष्य में भी वो ढीठपन नहीं है जितना कि एक पौधे में है, क्योंकि पौधा अपनी इच्छा शक्ति से भी चाहे तो अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलेगा। वो कंडीशनड है उसी तरह से, उसी मौसम में उसी तरह का रूप पाने के लिए। फिर भी देखो, इस पौधे की आजीवन जिद केवल उसके साथ एक नए जीवन को जोड़ देने से कैसे टूट जाती है। केवल उस पर कलम बांध देने से, उसमें संकर करने से उसके जीवन में कैसा पूर्ण और शक्तिशाली परिवर्तन आता है। मतलब जब आप चेंज करना चाहो तो आप उसके साथ कुछ ऐसी चीजें फिक्स कर दो, जब उनकी, कहते हैं ना, कंपनी मैटर्स, आप किसके साथ हो वो बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो यहाँ शक्तिशाली परिवर्तन आ सकता है अगर आप उसके साथ कलम बांध दो, उसके साथ कोई और नया जीवन जोड़ दो। तो आप कभी देखो कि दो पौधों को आपने एक ही गमले में अगर लगा दिया तो शायद उनके तरीके बदल जाएं बातचीत करते हुए जब वो बड़े हों। कहते हैं ना, जब शेर का बच्चा भी भेड़ के साथ पला बड़ा तो वो अपने आप को भेड़ ही समझने लगा। तो इन्फ्लुएंस तो होता है आपके सराउंडिंग्स का। तो उन्होंने देखा कि वो जिद्दी पौधे जो आज तक अपनी अपनी स्टाइल को, अपने तरीके को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदल पा रहे थे, तो फिर भी उसमें चेंज आना पॉसिबल है। वो भी जब उसके आसपास कुछ और परिवर्तन दिया जाए, तब वहां से और जब उसकी जिद टूटकर उसमें यह परिवर्तन आ जाता है, तब वहां से आगे उसकी हर पीढ़ी में धैर्य के साथ देख रेख और अच्छे पौधों को चुनते जाकर उसमें आए परिवर्तन को स्थिर और दृढ़ कर दो। और इस प्रकार यह नई नई प्रजाति अपना मार्गक्रमण शुरू करती है। तो एक ओल्ड प्लांट भी नया तब बनता है जब वो फ्लेक्सिबल होता है, ढीठपन छोड़ता है और नेचर के चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। तो ब्रेक होना जरूरी है। कहते हैं ना, दिल टूटता है क्योंकि उसके अंदर से भी कुछ नया पैदा होना होता है। जब आप कहते हो ना कि अरे मेरा तो बहुत बार दिल टूटा है, इसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया, तो कुछ लेसन देने के लिए क्या? क्योंकि जब टूटे हुए दिल से जब बंदा वापस कुछ लेसन लेके बढ़ता है ना, जीता है, कुछ नया सीखता है, तो वो पहले जैसा नहीं रहता। वो बहुत विजडम लेके आगे बढ़ता है। अगला कदम बहुत सोच समझ के विजडम के साथ, नई शिक्षा के साथ आगे बढ़ता है। तो टूटना हमेशा नई चीज की शुरुआत को दर्शाती है, कि कुछ टूटेगा धरती के अंदर तो अंकुरित होता हुआ पौधा बाहर आएगा, एक नया परिवर्तन आएगा। तो ये पौधे भी चुनौती दे रहे हैं पुरानी प्रजातियों को कि हमें देखो, हम तो सौम्य तरीके से बड़े होंगे, हम तो देख रेख में बड़े होंगे, हम धैर्य को जानेंगे। हमारी आने वाली सारी प्रजातियां या जो पीढ़ियां होंगी उस पौधे की, वो सब विनम्रता और धैर्य सीखेंगी। और इस प्रकार ये नई नई प्रजाति अपना मार्गक्रमण शुरू कर देती है। दे विल नेवर रिटर्न टू द ओल्ड। और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, अपने पुराने स्वरूप पर नहीं जाती। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति आखिर टूट जाती है और वह परिवर्तित हो जाता है। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसका उसके शायद कभी अभिमान रहा हो कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ढीठ ही हैं, ये तो हमारा तरीका है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति भी आखिर टूट जाती है और वह परिवर्तित हो जाता है। आप ये मान के चलो, बहुत ही खूबसूरत, मैं इसमें एक बात ऐड करते हुए खत्म करूंगी, कि अगर एक कैटरपिलर कोकून के अंदर उस इच्छा शक्ति के साथ बना रहे कि भैया मैं तो कैटरपिलर हूं, मेरा काम कोकून में रहना ही है, मगर जब वो कोकून टूटेगा तभी तो वो बटरफ्लाई के विंग्स लेके बाहर आएगा, तो वो पहले जैसा नहीं रहेगा। अब वो कभी जीवन में कैटरपिलर नहीं बन पाएगा। अब उसे वो नई ताकत, वो नया फ्रीडम, वो नया
पर्सपेक्टिव, वो नया नजरिया, वो नई उड़ान मिल जाएगी, जो सिर्फ एक बटरफ्लाई बनने पर ही मिल सकती थी, जो सिर्फ एक कुकून के टूटने पर ही पॉसिबल थी। तो टूटना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम सब टूटे हैं कभी जीवन में, अगर हम सब ने कहीं ना कहीं ठोकरें खाई हैं, तो अपनी पीठ पे शाबाशी दो आज, क्योंकि ये टूटना हमें सिखा रहा है कि आगे बढ़ने का समय आ गया है, या हमें वो सीख लेने का टाइम था, और हम वो सीख लेके आगे बटरफ्लाई के विंग्स पहन के आगे उड़े। तो यही इन्होंने अभी तक इस चैप्टर में बताया है, प्लांट्स को बहुत ही अच्छा मेटाफोर देते हुए और सिखाते हुए। Thank you so much. It was a wonderful start of this chapter. Loved reading it. Thank you. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच शीतल। थैंक यू सो मच शीतल जी, और आपके समझाने के तरीके से और भी अच्छा बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ब्यूटीफुल। Thank you, everyone. Thank you. आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि जैसे जो माहौल है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपको। और यही जब वाईएसएस के पीछे हम रिट्रीट पे गए थे 3 दिन में और सुनैना, उसमें भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था कि जो विल पावर है आपकी, आपकी विल पावर को इन्फ्लुएंस अगर कोई चीज करती है तो वो माहौल होता है। तो योर इन्वायरमेंट इज पावरफुल देन योर विल पावर, दे सेड। जबकि मुझे अभी तक ये लगता था विल पावर है तो कहीं भी चले जाओ आप नहीं करोगे। वो कहते हैं आपकी विल पावर को कमजोर करने के लिए उस माहौल तक, उस जगह तक पहुंचना ही काफी है जहां आप कमजोर पड़ सकते हो, और आप कमजोर पड़ जाओगे। और ये आप देख भी लो, ये नोटिस भी करो तो ऐसे ही होता है। अब इतना बड़ा एलिफेंट है, लार्जेस्ट एनिमल ऑन ऑफ द लैंड, राइट? वो इतना बड़ा है लेकिन उसको पतली सी चेन से बांध दो तो वो हिल नहीं सकता। Why? Because he has learned to be in chain since his childhood. बचपन से सिखा दिया ना उसको, उसके दिमाग में। क्योंकि जब वो बच्चा था तब वो जब चेन हटाता था या चेन छोड़ने की कोशिश करता, अगर नहीं होता था, तो वो बचपन से जो चेन लगी थी बेड़ियां दिमाग में, वो उसके दिमाग में फिक्स्ड हो गई। तो बड़ा होते होते तक भी उसको यही दिमाग में रहा कि मैं नहीं कर सकता। इट्स नॉट दैट ही कांट डू इट, ही कैन, लेकिन माइंड, लिमिटेड माइंडसेट। और शीतल ने एक और ब्यूटीफुल चीज बताई कि ऑफ कोर्स किसी चीज का एंड किसी चीज की बिगिनिंग होती है। सो वन हैज टू डाई टू गिव बर्थ टू अनदर। कोई भी दो चीजें एक साथ, दिन रात, है ना? Yeah. दिन के बाद ही शाम, शाम जाती है तो रात, रात जाती है तो सुबह। तो ये तो प्रकृति, नेचर का भी नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ नेचर भी है। अगेन, कोई चीज टूटती है, कोई चीज खत्म होती है तो किसी और चीज की बिगिनिंग होती है। जब परिवार में भी कुछ ऐसी कोई बड़ी कुछ ट्रेजेडी या कुछ होता है, तब आपका एक नया थॉट प्रोसेस बिल्टअप होता है, आपकी एक नई थिंकिंग का जन्म होता है। व्हेन वन लीव्स, वन क्लोजेस्ट पर्सन इन योर फैमिली लीव्स, तो वो पीछे एक मार्क छोड़ के जाता है। तो आपके वो दिल में, दिमाग में एक छाप होती है, या एक थॉट जो है नया बिल्टअप होता है। हमेशा, हमेशा के लिए ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है। तो कोई भी चीज जब ब्रोकन पीसेस, जैसे शीतल ने कहा बड़ी अच्छी बात थी कि एक दिल के 1000 टुकड़े होते हैं, तो वो हर एक 1000 जो टुकड़े हैं ना, वो एक अगेन एक नया जन्म लेते हैं, नई चीज, नई क्रिएशन होती है फ्रॉम दो। चाइना में तो इसके ऊपर एक पॉट का वो एग्जाम्पल है, वाबी साबी बोलते हैं शायद वहां पे उसको, कि आपने यस। टूटे हुए उसको पॉट को गोल्ड मेल्ट करके उससे भरा और वो वापस जुड़ गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं दिख रहा मगर और खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गोल्ड चमक रहा है, एक्चुअल गोल्ड को मेल्ट करके। तो वाबी साबी टेक्निक बोलते हैं। तो आई थिंक जो तुषारा आपने एक चीज और रेटरेट की ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आपने दोबारा से बोली है कि विल पावर पहले आप समझते थे कि बहुत बड़ी चीज है। अगर बड़ी चीज होती तो एडिक्शंस लोग विल पावर से ही छोड़ देते, पर वो संगत बदलते हैं तो शायद सुट्टा छूटे, दारू छूटे, ये छूटे। संगत बदलने से शायद छूट जाए, खाली विल पावर स्ट्रॉन्ग करने से सेम लोगों में बैठोगे तो वो तो छूटेगी ही बिल्कुल, नहीं आदत। आपको वो सेम माहौल पुराने तो आपको दोस्त। लोग वही अकेले भी टेम्प्ट पीते हैं, कराएगा। लोग अकेले भी ड्रिंक करते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी करते हैं, पर वो विल पावर से नहीं छोड़ रहे ना। हाँ, अगर उन्हें आप भजन कीर्तन में ले जाओ तो वहां मौका ही नहीं आप मिलेगा। देखो ना, आप बैठे हो, आप अपने घर में बैठ के माहौल आपको आता है बदलो। कि कभी मैं सुट्टा मार लूं, शराब पी लूं? आप जब क्लब में जाते हो तो, या कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको लगता है चल यार मार लूं। कोई भी, मतलब मैं किसी का एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ भी होता है तो वो माहौल जरूरी होता है। आप घर बैठे बैठे आपको नहीं लगेगा डांस कर लूं। आप कहीं गए जहाँ पे डांस चल रहा है, शादी चल रही है, पार्टी चल रहा है, वहां जाके ही नाचोगे ना। दूसरी बात, पुरानी चीज छोड़नी आसान नहीं है। हम किसी को कहें मत पियो, मत करो, वो नहीं पॉसिबल। हाँ, नई चीज इंट्रोड्यूस करना फिर भी पॉसिबल है। आप नए माहौल में उन्हें ले जाओ, नई चीजों में एंगेज कर दो कि मौका ना मिले,
तब शायद पॉसिबल है। बच्चों के साथ भी आप नई चीजें सिखाते जाओ तो शायद पुरानी छूट जाए। अगर हम सिंपली बोले पुरानी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो ब्रेन उसको अलाउ नहीं करेगा। ब्रेन इज वायर्ड टू हैव इट, either a phone or a mobile, a gadget or a toy or for an elder, an addiction, any substance abuse, anything, ब्रेन नहीं छोड़ने देगा। हाँ, अगर कहे कि 15 मिनट कोई बच्चा अगर फोन देख रहा है और आप उसके 5 मिनट कम कराना चाहते हो, तो आप उसको लेके बैठ जाओ, चलो लेगो बनाते हैं, तो वो अपने आप 5 कम हो गए। तो ऐसे प्रोसेस स्लो होता है, ब्रेन को नई ये चीज बड़ा, कंडीशन हाँ, होने में टाइम ये लगता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भी जैसे देखती हूँ कि बच्चे गैजेट्स में, तो मैं ये देखती हूँ बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग मोर इंटरेस्टिंग देन द गैजेट्स। अगर आप, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, अगर आप उससे इंटरेस्टिंग चीज उनको दे, रिप्लेसमेंट भी तो उतनी मजेदार हो। रिप्लेसमेंट उतनी मजेदार होनी चाहिए ताकि उनका गैजेट या एडिक्शन, ये जो मोबाइल या छूटे। लैपटॉप गेमिंग की, निकल जाए। बिकॉज हम दे नहीं पा रहे हैं उनको वो चीज। अच्छा, सबसे अच्छी बात, बच्चे हमारा साथ मांग रहे होते हैं, हम वो नहीं दे पा रहे, वो उनको हमसे ज्यादा उनको ये चाहिए, बट वी आर नॉट एबल टू गिव देम। फिर वो जब उस तरफ झुक जाते हैं तो हम कहते हैं हाँ, मोबाइल देख रहा है जी, ये करता है वो करता है। नो, इट्स नॉट, इट्स बिकॉज वी फेल्ड टू गिव देम मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स देन द गैजेट्स। वो हमारे पार्ट पे गलती है। तुषार, एक चीज और है, हम साथ भी देते हैं ना, तो पेरेंट बन के कई बार देते हैं। अगर हम उनको उनके सामने बैठे हैं और हम ऊपर हैं उनसे हाइट में, तो वो कनेक्शन हार्ट टू हार्ट नहीं जाएगा। जितना हम उनके आई लेवल पे नीचे झुक के बैठ के उनके आई कांटेक्ट बनाएंगे, तो हम उनको ओवर पावरिंग और डोमिनेटिंग नहीं दिखेंगे। दैट्स तब राइट। हमें हमसे वो अनसेफ फील नहीं करेंगे। तो हम टाइम भी दे रहे हैं तो उनके एट पार या उनसे नीचे आके दे रहे हैं, तो लेट देम टेक द कंट्रोल, लेट देम टेक हाँ, और चार्ज, ये लेट भी है देम कि फील हम पेरेंट, पावरफुल। ज्यादातर पेरेंट बन के ही उनके सामने प्रेजेंट होते हैं। तो वहां हमें चेंज वी कीप चाहिए। ऑन करेक्टिंग देम, जैसे मोनिका जी हमेशा कहते हैं कि कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। वहां गलती होती है करेक्ट, हमेशा। गलती होती। होती है वो, अब जान के भी होती है। अभी हमें पता है, इतनी नॉलेज है, बात कर रहे हैं, बट अभी यहाँ नहीं नहीं, मुझसे भी जाऊंगी होती है। कुछ मुझे बच्चा लगता है कि गलत कर मुझे रहा हो। ज्यादा कनेक्ट करने की जरूरत है करेक्ट से पहले। इट इज एक्चुअली, अ लेसन फॉर मी फर्स्ट। या जी बट श्वेता जी। ब्यूटीफुल कि वर्ड्स हैव पावर एंड प्लांट्स आर गिविंग दैट एग्जांपल। That- ओवर टू अदर्स, आई थिंक दे वांट yeah, टू टॉक। नहीं नहीं नहीं, आप बोले, बहुत अच्छा बोला है शीतल जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक एक यू चीज शिल्पा मुझे जी। क्लिक कर रही थी कि एनवायरनमेंट जो होता है ना घर में, एक एनवायरनमेंट, चाहे वो प्लांट हो चाहे बच्चे हो, एक एनवायरनमेंट खुशी का एनवायरनमेंट, एक बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट हो जिसमें आप सब चीजें ले लो, आप पाठ पूजा भी ले लो, आप एक जॉयफुल एनवायरनमेंट भी ले लो, जहाँ पे दोनों चीजें जो हम ग्रोथ जो देख रहे हैं, प्लांट्स भी अच्छा ग्रो करें और बच्चे भी अच्छा ग्रो करें, तो ये चीज दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। इक्वली एप्लीकेबल है। तो ये जहाँ पे मैंने देखा है कि जहाँ पे प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं ना, हमारे घर में इंडोर प्लांट्स हैं, तो वही मैं देखती हूँ कि एक अच्छा माहौल हो जहाँ पे, स्पेशली मैंने ये देखा, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो लोग, एंड अच्छा जॉयफुल जॉयफुल एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे प्लांट्स भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। दिस इज माय रीडिंग एक्चुअली। तो ये इवन चीज आपके इस एनवायरनमेंट में आपका म्यूजिक बहुत रोल प्ले करता है। आपने कितने भजन बिल्कुल चला रखे हैं, कितना स्पिरिचुअल म्यूजिक है, या बिल्कुल हार्डकोर रॉक मेटल चल जी, रहा है। वाइब्रेशंस एब्सोल्युटली, होती है प्लांट की। अब तो वाइब्रेशंस। आपको पता है इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो उसको सुनते हैं कि हाँ प्लांट्स हाँ, का साउंड आ रहा है बाहर, और बहुत बिल्कुल। अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। एंड आई हैव सीन दिस थिंग, मतलब लिटरली घर में प्लांट्स टचवुड बहुत अच्छे मतलब ग्रो करते हैं, जहाँ पे यही म्यूजिक, स्पेशली कीर्तन भजन बहुत चल रहा होता है ना, रियली नाइस। तो ये, और ये बच्चों डॉग पे भी इतना शांत होता इम्पैक्ट है जब आ, भजन लगे होते हैं ना, आपने मेरा डॉग बार्किंग नहीं जी। आ, करता। आपने सुना नहीं, कैक्टस का एक प्लांट था, वो बिना कांटों के कैक्टस का प्लांट उगता नहीं है, और हाँ, किसी वही ने तो आज हम पढ़ कैक्टस रहे का हैं। प्लांट बिना बिना कांटों के उगाया था। ये कहती है कि तुम सेफ हम्म हो, तुम सुरक्षित हो, तुम घर में हो, पूरा उससे हम्म, प्यार से बातें कर करके बिना कांटों बिल्कुल, के उगा। सब पे असर पड़ता है, ये तो बात पढ़ता है सही है। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, पड़ता है, हंड्रेड that's right. परसेंट So let's take this lesson and learning from के environment जो है वो influence करता है, लेकिन we need to create that happy jovial environment within ourselves, ताकि बाहर के जो environment हैं
उतना इन्फ्लुएंस ना कर सके, उतना हमें हिला ना सके जितना अदरवाइज वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑल राइट, तुषार योगिनी जी प्लीज गो अहेड। तुषार, जो हम बात करें, जो आप और शीतल जी बात कर रहे थे ना कि बच्चों को प्यार का एनवायरनमेंट चाहिए, वो गैजेट्स वाली बात, उसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी। आजकल क्या चल रहा है, बच्चे जो हैं, पेरेंट्स भी, हम सारे बैठे हैं और हर कोई अपने मोबाइल में, वी आर नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। जैसे पहले होता था ना, पेरेंट्स बच्चों से बात करते थे, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ सजेशन दीजिए। सजेशन से ज्यादा हमें खुद को क्वेश्चन करना चाहिए कि वो कौन से 15 मिनट हो सकते हैं जब हमने उनको ही बता दिया कि ये ममा डॉटर या ममा सन टाइम है। तो ये टाइम बाढ़ आ जाए, प्रलय आ जाए, कुछ हो जाए, मैंने बच्चे को ही देना है। वो एक ऐसा स्लॉट अपने दिमाग में बच्चे के साथ डील कर लो, पैक्ट कर लो कि ये हमारा पैक्ट है कि इस टाइम पे मैंने सिर्फ तुम्हें ही टाइम देना है, पापा को भी नहीं, तो किचन को भी नहीं। किसी की घंटी बज जाए, कोई और खोल दो दरवाजा, मैं नहीं जाने वाली। जाएंगे तो फिर या तो दोनों मिलके चलते हैं, चलो इकट्ठे अटेंड करते हैं कौन आया या नहीं आया। अगर हम वो 15-20 मिनट, आधा घंटे का स्लॉट मुकर्रर कर दे, बच्चे के साथ एक डील हो जाए, दिस इज यू एंड दिस इज अ टाइम। क्वालिटी क्वालिटी वर्ड तो यूज भी मत करो, बच्चे बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। नहीं तो ये वोकैबलरी कि क्वालिटी टाइम नहीं दिया मम्मा पापा ने, मत करो। सीधा बोलो ये तेरा मेरा टाइम है, ये तुम्हारा मेरा, या जो भी आपका तरीका बात करने का, कि आज से हम डिसाइड कर रहे हैं, ये डील है, पैक्ट है। चाहे तो एक दूसरे का साइन लो और कागज दीवार पे लगा दो। विजन बोर्ड्स तो बहुत लगाए हैं, बच्चों के साथ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करके क्यों नहीं लगाते, जबकि हम हैं एक दूसरे के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक कॉन्ट्रैक्ट खुद बनाए जिसमें हम लिखे कि आज से हम प्रण लेते हैं कि एक दूसरे को, मान लीजिए ये क्लास 8 बजे खत्म हुई, 8:30 से 9 बजे का टाइम एक दूसरे को देंगे, और दोनों के साइन हो उस पे। और फिर रोज याद दिलाए, चल आजा टाइम हो गया, बैठे बातें करें, कुछ तुम अपनी सुनाओ कुछ हमारी सुनो। ये चीजें दुनिया से गाइडेंस लेने वाली नहीं है, ये खुद से इनोवेट करने वाली, क्रिएटिव होने वाली है। माय पर हम गर्ल करते नहीं है। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं नहीं करती, मुझे शायद करने की जरूरत है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी माय योगिनी जी। गर्ल वुड थैंक यू। ऑलवेज आस्क कि मम्मा यस डे करना है, यस। जब वो यस डे बोलती है मेरी तो बैंड बज जाती है कि आज पता नहीं क्या होगा। वाह। यस डे मांगती है वो। मैंने कहा अच्छा यस डे कल करते हैं, परसों करते हैं, अच्छा संडे करेंगे, अच्छा ये करेंगे, अच्छा। मैं इतना हाँ, आगे आगे डेली ना हो तो करती हूँ। वीकली हो, डे बना दिया, बहुत अच्छा किया, कोई मोमेंट बना दिया, कोई 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 जोन बना दिया, यस कोई आवर। कोई एक्टिविटी बना दिया। बट दैट हैज टू बी रिलीजियसली फॉलोड, कि वो उसके लिए एक ऐसी बात हो जाए कि ये तो कुछ भी हो जाए, ये मेरा टाइम है, और वो पावरफुल फील करे उस टाइम में, यस। एम्पावर्ड फील करे। ये ना फील करे कि इसमें भी मुझे ज्ञान मिल रहा है। नो, आप क्या जानते हो वो बताओ। क्योंकि जब माय ना बच्चे डॉटर। बताते हैं ना अपना ज्ञान, तो हाँ, वो एम्पावर्ड फील करते हैं। जब वो अभी वो लेते हैं तो कहते हैं स्टार्टेड। ये फिर एक और लेक्चर का स्लॉट बुक हो गया है, हाँ पहले स्कूल की सुनो, फिर ट्यूशन की सुनो, फिर मम्मा की सुनो। नो, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन दैट टाइम। क्वालिटी टाइम देना है तो यू हैव टू लिसन। अभी what I've started with my daughter, like I take my pet for walk, मतलब 10 बजे के राउंड ना। तो अभी 2 दिन से सिया मेरे साथ जा रही है। अगर मैं आधा पौना घंटा वॉक करें, शी वुड कॉन्स्टेंटली स्पीक बिकॉज शी वॉन्ट्स टू वॉमिट। शी वॉन्ट्स मी टू हियर लिसन। तो मैं सुनती हूँ, तो मुझे गौरव कहेंगे चलो 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 घर चलते हैं, चलो चलो। तो मैं गौरव को इशारा करती हूँ, नहीं शी वॉन्ट्स टू टॉक। तो बात करनी है, उसको कहना है। तो गौरव, मतलब पापा में पेशेंस नहीं है, पापा लोग चलो हाँ, चलो घर पर चलो। बच्चों को एक्सप्रेस करना है ना। हाँ। बट देन आई वुड मैं ऐसे सुनती हूँ, फिर इतना बोलती है स्पीड से, उसके अंदर भरा हुआ है। इतना उसको वॉमिट करना है, बोलना है, शेयर करना है, बताना है। एंड आई वुड बी ऑल ईयर्स। सुनती रहूंगी, हाँ बता, हाँ बता, हाँ 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 बता, हाँ तो ओके। अगर आप बार बार, तुषार ये वर्ड, सॉरी आई एम कटिंग यू, अगर आप बार बार ये वर्ड बोलोगे कि उसको वॉमिट करना है, तो आपके पास वो रिसेप्टिविटी नहीं आएगी। प्लीज रिप्लेस इट विद अ इंटरेस्टिंग वर्ड नाउ। हम्म। चेंज करो। आपने ये वर्ड पिक किया कॉर्पोरेट से हाँ। या कहीं इस लैंग्वेज से, कि बच्चे भी तो अपना वेंट आउट कर रहे हैं या हम्म वॉमिट कर रहे हैं, हम्म क्यों वो कुछ और वर्ड में क्यों नहीं तब्दील हो सकता? आज ही हम सब एक नया वर्ड देंगे तुषार को। हम्म। लेट्स गिव हर अ न्यू He वर्ड। wants to, yeah, I मन think की बात। speak. She's मन की sharing बात। with me. हाँ, मन she की wants to बात। speak. She wants नहीं to तुषार, खुद just, बताओ, क्योंकि ये वर्ड मुझे 2 बार सुना, 3 बार सुना, मुझे तीनों बार अच्छा नहीं लगा। क्यों हम्म। बच्चे वो के वर्ड्स ये हमारे लिए बोलो कि वॉमिट की तरह टेस्टिंग रोल विजुअल आए? प्ले कर रहे हैं। हाँ, she wants to share. I इंटरेस्टिंग think रोल, there would be nicer because मुझे अच्छा लगता है कि वो हर चीज शेयर करती इंटरेस्टिंग रोल प्ले प्ले कर रहे हैं अपना। है।
आप ये क्यों नहीं सुनते? आज हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, वो अपना शहद दे रही है बाहर, नेक्टर है उसके अंदर। शी इज अ फ्लावर, आ शी जाओ इज अभी, ब्लूमिंग, आप शहद शी ले वांट्स लो। टू, आप हनी बी बन के लो ना उससे वो नेक्टर। व्हाट इज वॉमिट? नो सॉरी, कटिंग यू, माय बैड, बट आई एम कटिंग यू, No, डोंट no, यूज दिस I said you're most welcome to get that nectar, शहद। वर्ड। बहुत बहुत कुछ चीजें सिखा देते हैं आई कैन बच्चे हमारे को अपनी बिल्कुल बातों से। पेशेंस सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात देखो, उसमें इतनी एनर्जी है कि उसको निकालना है बाहर। तो बिल्कुल हम भी तो उसे कलेक्ट करने के लिए पात्रता दिखाएं, बिल्कुल पेशेंस दिखाएं। अगर वो नेक्टर दे रही है तो मेरा प्याला कहाँ है जिसमें मैं इकट्ठा करूं? हाँ, मैं वो रात को ओपन होता है मेरा। बिल्कुल, अब हमें करना है, मैं भी चार्जी, करूंगी। आपकी बेटी छोटी है, माय डॉटर इज गोइंग टू ऑफिस हम्म, एंड शी रियली वांट्स टू स्पेंड सो मच टाइम विथ मी, टचवुड। मतलब तो वो देखो, भी इतना टाइम वो देना चाहती है अपना अपना, और जिस दिन मेरे से नहीं हो पाता शी इज एंग्री। शी इज एंग्री विथ मी। अंडरस्टूड। ये है। नहीं, लैंग्वेज पे हमने बात शुरू की ना, लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, तो Yeah. मैंने हक से बोल दिया तुषार को आज। Yeah, thank you, Sheetal, and you have every right to correct us and each one of us wherever you find it wrong. I will work. I'll not say I'll try, but I'll work on that. Lovely. Yeah, thank you. So I much think of that was. learning. Let me share. Let me share. I'm holding from a अच्छा long अच्छा अच्छा, time. one moment, one moment. Can I just leave because मेरे ना family में dinner है. ठीक है. Everybody's अच्छा ठीक waiting है, for me. Ask me, you please go ahead. मैं सुन लूंगी पर मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ. And Sheetal, ठीक please है। can you wind up because या आई मैं कंक्लूड। लिखूंगी. Yeah, thank you. टेक केयर, थैंक यू तुषार, थैंक यू। One more यस time. It आसनिया, has been वेटिंग coming टू। so beautifully that I'm feeling so grateful for this community and this beautiful book. It is just a life coach for us. Every day, whenever you have something going on in here, and I feel that this listen it and this gives us clarity that yes, this is how you need to use your words. This is how you need to, help your kids to bloom. Thank you so much. It is such a lovely, connected version of me who wanted to listen that how to help myself with these situations. And I'm really grateful for everyone here. And of course, Sheetal, Tushar. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Asneha, for sharing. And last but not the least, I would say it's not only to connect with our kids, it's also to connect with our inner child. हम खुद के अंदर के बच्चे से कैसे बात कर रहे हैं और उसकी कितनी सुन रहे हैं, आज ये भी सोचना है रात को। आज सब सोते वक्त ये सोचेंगे, मैंने अपने अंदर के बच्चे को कितनी बार सुना, कितनी बार बोलने दिया, और कितना सच जानने की कोशिश की, कितनी बार पर्दा डाला उस पे, कितनी बार उसे आवाज नहीं निकालने दी, करेजियस नहीं होने दिया, कितने सपने उसके दबाए। आज हमें अपने अंदर के बच्चे के बारे में भी सोचना है, अपने बच्चों के अलावा, क्योंकि हम सेल्फ लव भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम दुनिया की सोच रहे हैं, हम किताब से हम काफी कोचिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, और इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे? एक्सटर्नल सराउंडिंग्स में। विदिन कब जाएंगे? हमें विदिन के लिए ये किताब मिली है, तो हमारा पहला बच्चा कौन है? हमारे अंदर का बच्चा। तो आज हमें अपने अंदर के बच्चे से उस भाषा में बात करनी है कि वो ब्लूम करे। और जब हम अंदर से ब्लूम करते हैं ना, चाइल्ड लाइक ब्लूमिंग करते हैं, तो वो बाहर हमारे पर्सोना में आती है, हमारे बिहेवियर में आती है। हम उतने पेशेंस दिखा भी पाते हैं, और फिर हमारा एनवायरनमेंट धीरे धीरे और बेटर ही होता है, फॉर श्योर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। और मैं एक Thank you छोटी सी so कहानी, much. एक Thank छोटी सी you. कहानी सुना उस पर। आज मैंने पढ़ी थी एक छोटी सी कहानी, बहुत छोटी सी जी कहानी है। जी जी। एक जमींदार था और एक किसान था। किसान बहुत गरीब था, जमींदार अमीर था, पर जमींदार दयालु था। तो किसान ने, उसकी जमीन खाली थी, उसकी जमीन मांगी, उसने उसे जमीन दे दी। उसके बाद क्या हुआ, उसने, वो दयालु था तो उसने उसे 5 सैनिक वो भी दे दिए, सिपाही की, तुम इनसे काम भी करा लेना, है ना। तो वो किसान मेहनती तो था, काम करता था, पर जब वो उसे 5 वो मिल गए तो उसने सोचा कि अरे ये कर लेंगे, मैं क्या करूं काम, ये मैं क्यों रहूं यहाँ, है ना। और फिर जब लास्ट में फसल काटने का समय आया तो वो आया तो उसने देखा कि कुछ काम सही से नहीं था, क्योंकि वो काम सही से नहीं हुआ था। तो इसका कहानी का लास्ट में मतलब क्या था, अब मैं बताती हूँ आपको। छोटा सा यही मतलब है यहीं पे जो आप लोग बोल रहे हो, कि जमींदार था एक ईश्वर के रूप में, और वो 5 वो थी हमारी इंद्रियां, इंद्रियां। और वो किसान जो था इंसान।
तो इंसान अगर दूसरों पे, अपनी इंद्रियों पर निर्भर रह जाएगा, अपने को नहीं देखेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा उसे। ये था Lovely. उस कहानी का ध्येय। बाद में बड़ा प्यारा लगा मुझे। मैंने कहा ये यहाँ पर ये आ भी रहा है ये बहुत, तो मैंने कहा सुनाई दूं। ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू यू जी। भूमिका जी, आपकी शॉर्ट पावरफुल ये जो स्टोरीज होती है ना, बहुत क्विक इंसाइट दे देती है। थैंक यू। शीतल जी, वन मोर पॉइंट, जस्ट आई वाज थिंकिंग कि एक चीज और होती है, इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस, जिससे हम प्लांट्स भी ग्रो होते हैं एंड चिल्ड्रन भी ग्रो होते हैं. So it's all we are giving love, which is God's grace. Everything That's is, God's grace. Yes. yeah, yeah. Just Absolutely. the thing. Yeah. Thank you. Thank you. And by the grace of God, we all are together, and Yeah, we'll sure. continue to be Thank together in this journey. So thank you for being a Thank you lovely so much. audience. आज समय थोड़ा ज्यादा ले लिया है हमने, तो I'll conclude with the concluding prayer. वो थोड़ा प्रेयर, हाँ प्रेयर करा लीजिए। Let's fold our hands. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति। थैंक यू ठीक है ऑल ऑफ यू। सबको, आज गुड सब अपने अंदर नाइट, के थैंक बच्चे को यू, सुनना है। Thank गुड you so नाइट, much, बाय बाय। everyone. थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, बाय। गुड नाइट। टेक केयर। टेक केयर टू यू।